हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जूनियर को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। प्रीति तो खैर वो बहुत है। जूनियर खुद को सबसे ज़्यादा लकी गर्ल मानती है। उसके पास उसके जैसा रिच एंड हैंडसम बॉयफ्रेंड है और साथ ही साथ सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी, जिनके साथ वो अपनी लाइफ हैप्पीली इंजॉय करती है। अब जैसे ही जूनियर एंड उसका बॉयफ्रेंड मैक्स सोशल मीडिया पे अपनी कपल पिक्चर्स अपलोड करते हैं ना, तो अगले दिन जैसे ही ये अपने जूनियर की नज़र कमेंट्स पे पड़ती है, तो सरप्राइज के सभी उसके चबी फेस को लेके बुरे बुरे कमेंट्स दे रहे होते हैं। ये देख के जूनियर को बहुत बुरा लगता है। ऊपर से जब इसका बॉयफ्रेंड कॉल करके हमेशा की तरह इसे पिगी कह के बुलाता है ना, तो अब की बार इसे उसकी ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती एंड उस पर गुस्सा करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। आज से उसने एक्सरसाइज ही करनी स्टार्ट कर दी थी। वो लुक्स एंड अपीयरेंस को लेके काफ़ी कॉन्शियस होती है, इसलिए खुद को फैट कहलाना तो उसे हज़म ही नहीं हो रहा था। उसकी नैनी तो उसे लेके फ़िक्रमंद हो जाती हैं। जूनियर की तरह उसकी मॉम भी बिल्कुल उसी के जैसी होती हैं। उन्हें नेक्स्ट वीक पे एक सोशल इवेंट पे जाना था, सो वहाँ प्रीटी लगने के लिए इन दोनों ने अभी से ही हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद 2 kg वेट लॉस करते ही ना फिर ये सीधा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एंजॉय करने चली जाती है। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब की बार भी फ़ोटो अपलोड करने पे इसे फिर से राउंड फेस कह के ना कमेंट्स करने लगे थे। काफ़ी पॉइंट आउट भी। ये देख के जूनियर तो बहुत भड़क जाती है। फ्रेंड्स से मशवरा वगैरह मांगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों ने तो इसे जाके सर्जरी या कोई फेस ट्रीटमेंट करवाने का ही आइडिया दिया था। ये भी फिर नेक्स्ट क्लिनिक के बाहर पहुंच आई थी। जाने से घबरा तो रही होती है, फिर भी फाइनली वहाँ पे चली जाती है। क्या करती। अब फिर अगले दिन जैसे ही अपने फेस को देखती है ना, तो एकदम शॉक्ड। इसे केमिकल से एलर्जी थी, तो इसी वजह से सर्जरी करवाना इसे महंगा पड़ गया था। डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि अब तुम्हारा फेस 1 साल तक ठीक नहीं होगा। ये बेचारी बहुत परेशान। मॉम को भी इसने सारी बात का बता दिया था। मम्मी को अपनी बेटी को लेके बड़ी टेंशन होती है। जूनियर भी 1 साल तक तो अब घर में कैद नहीं रह सकती थी। अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का प्लान बनाती है, बट उन्होंने भी इसके लुक्स की वजह से अभी से कहीं भी लेके जाने से मना कर दिया था। इवन कि इसका बॉयफ्रेंड तक इसे देख के डर जाता है। वो दूर से ही इसे एक्सक्यूज़ कर लेता है कि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, सो मिलते हैं फिर 1 साल के बाद। ये कहता हुआ वो तो वहाँ से जाने की करता है। ये पीछे से अपसेट कि क्या ज़िंदगी जीने के लिए लुक्स इतनी मैटर करती हैं। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाती है कि मैं अब ब्यूटीफुल नहीं रही हूँ, मेरा तो मरने का दिल कर रहा है। तभी फिर इसे अगली डकलिंग क्लब से मैसेज रिसीव होता है, जो कि इसकी हिम्मत ही बंधा रहे थे। वक्त जिस पर्सन से बात कर रही होती है ना, वो बहुत ही काइंड होता है। इसने भी फाइनली अगली डकलिंग के नाम से उस क्लब को ज्वाइन कर ही लिया था। अब वो जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, उसके पूछने पे ये फिर उसे पूरी बात बता देती है। वो यहाँ पे उसे एक होम टाउन का ही बताने लगा था कि वहाँ पे बहुत अच्छा डॉक्टर रहता है, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देगा। हो सकता है कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगी। इसने भी फिर अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ ही वहाँ पे जाने का डिसाइड कर लिया था। मम्मी को भी इस बारे में बता देती है। वो तो इसके वहाँ जाने के हक में नहीं थी, बट फिर एक शर्त पे ही मानती हैं कि नैनी भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। ये तो फ़ौरन से अग्री करती है। नैनी भी जाने के लिए मान ही जाती हैं। अब यहाँ पे ये मम्मी से कहने लगी थी कि देखो, अगर मेरे पीछे कोई आपसे पूछे कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आप उन्हें बता देना कि वो तो 1 साल के लिए अब्रॉड ही पढ़ने के लिए चली गई है। इसने तो उस टाउन में स्टडी करने का भी सोच लिया था, सो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब फिर अपना सामान वगैरह पैक करके खुद को कवर करती हुई फिर वहाँ से निकल पड़ती हैं। नैनी अगला इन्वायरमेंट देख के परेशान तो थी कि तुम यहाँ पे कैसे स्टे कर पाओगी। पर जूनियर, जिसने कि अब अपना नाम तक चेंज कर लिया था, जुनीता रख दिया होता है ना, तो उसे कोई टेंशन ही नहीं थी। यहीं पे उसकी मुलाकात अपने एक सीनियर सुआ से भी होती है। ये तो पहली नज़र में ही उसकी हैंडसमनेस को देख के ना फ़ौरन से उस पर लट्टू ही हो गई थी। वो इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, ये उसमें खोई हुई। खैर फाइनली उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। सुआ रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में ना जुनीता की हेल्प कर देता है। आज हम इसे जुनीता ही कहेंगे। जूनियर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और फिर स्कूल की वेलकम सेरेमनी में ही लेके आ गया था। तो यहाँ पे हैरान तो था कि आखिर इसने अपना फेस कवर क्यों किया हुआ है। खैर इससे अभी तक पूछ नहीं पाता। जुनीता का तो यहाँ पे फॉरेन से एक फ्रेंड भी बन जाता है, जिसका नाम के बी था, और वो भी अभी अभी न्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। अब जैसे ही वो यहाँ पे सुहा को देखता है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लग रहा था। तभी फिर एक सीनियर फिर तुई खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सुहा चेयरअप क्लब का वाइस प्रेसिडेंट था और तुई प्रेसिडेंट। सभी सीनियर्स और फिर जूनियर्स मिलके खूब सारी मस्ती करते हैं।
नैनी तो अभी भी फिक्रमंद थी कि जुनीता कैसे सरवाइव कर पाएगी इस इन्वायरमेंट में। वो उन्हें अपने लिए फ़िक्र ना करने को कहती है। इसे जो रहने के लिए रूम मिलता है उसमें इसकी 3 मेट्स और भी थी। नैनी ने तो अपने रहने का अरेंज कहीं और किया था। ये सारी खुद को जुनीता से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। एक का नाम निंग था, दूसरी नुई एंड तीसरी जॉय। जैसे ही एक्सीडेंटली वो जुनीता का यहाँ पे फेस देखती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज ही रह गई थी। ये फिर उनसे कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को मैं अच्छी नहीं लगी हूँ तो मैं फिर यहाँ से चली जाती हूँ। बट निंग मना कर देती है कि ऐसी बात नहीं है। एंड देन जैसे ये वॉशरूम में जाती है ना, तो बाकी 2 मेट्स जुनीता के फेस को लेके ना काफ़ी पॉइंट आउट करने लगती हैं। बट निंग उन्हें ऐसा बोलने से मना करती है। उसका फेस मुझे लगता है कि ऐसा किसी चीज़ से एलर्जी होने की वजह से ही हुआ है। अब इसमें क्या बुरी बात है। बट अंदर से जुनीता जब वो उन दोनों की बातें सुनती है ना, तो बेचारी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। नेक्स्ट डे इसके कवर्ड फेस को देख के ना भी इसे वो फिर कपड़ा उतारने को ही बोलने लगा था। सीनियर तुई को इनका अब यूँ लेक्चर के बीच बातें करना अच्छा नहीं लगता। इवन कि वो जुनीता को सबके सामने ही अपना फेस दिखाने को ही बोलने लगा था कि तुम ये हर वक्त कपड़ा क्यों किए रखते हो, इसे हटा दो। ये बेचारी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि ओह नो, अब क्या करूँ। सुआ आके फिर इसे फ़ौरन से समझाता है कि वैसे भी पूरा साल तो फेस को कवर करके तुम स्टडी करने में काफ़ी अनकंफर्टेबली फील करोगी, तो यही सही मौका है, अपना फेस सबको दिखा दो। वो जैसे यहाँ पे कपड़ा साइड पे करती है ना, तो सब उसे अगली घोस्ट कहने लगते हैं। इवन के बेचारी का काफ़ी सारा मजाक उड़ाते हैं। ये सब देख के उसे बहुत बुरा लगता है। इवन कि उस पर हंस नहीं लगे थे। ये तो इमोशनल होकर सुआ की तरफ देखती है कि देखो अब कैसे सब मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सब तुम्हारी गलती है। अब वो इस पे हंस रहे थे। सुआ तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो सबको एकदम खामोश रहने को बोलता है। एंड देन उनकी क्लास भी लेने लगा था कि कुछ तो शर्म करो, ऐसे भला कौन किसी को बुली करता है। अब उन्हें डांटने के बाद उनको जुनीता से अपोलोजाइज भी करने को बोलने लगा था, जो कि वो करते भी हैं। ये तो फिर एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। पीछे से सुआ आके उसे हैंड की देने लगता है आंसू साफ करने के लिए। इसे अब यूँ रोता देख के ना सुआ तसल्ली भी देने लगा था कि देखो ऐसे तो नहीं होता, अगर तुम खुद ही हिम्मत हार जाओगी तो बाकी सबका सामना कैसे करोगी। इसने तो खैर वापस घर जाने का ही सोच लिया था, बट वो इसे जाने से रोकता है कि वहाँ पे भी सभी तुम्हें ऐसे ही बुली करने लगे, तो अब यहाँ पे रह के सारी प्रॉब्लम्स का डट के मुकाबला करो। इसे भी समझ आ जाती है। उसकी बातों से जुनीता का मन काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। इसने तो अब फिर अपनी सारी स्टोरी फ्रेंड्स को भी बता दी थी कि उसके अगली फेस के पीछे का असल कारण क्या है। खैर इसके बाद सब लोग फिर से गेम्स वगैरह ही खेलने लगे थे। इन्हें यहाँ पे ये न्यूज़ भी मिलती है कि निंग जुनीता लोगों की सीनियर थी और जूनियर बन के बस उनके भेद जानने के लिए ही उनके साथ रह रही थी। अब सुआ को अपनी हॉट बॉडी दिखाते देख के बी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। जुनीता का सीनियर मेंटर तो यहाँ पे सुआ ही बना था, तो वो बेहद खुश होती है। बाद में भी और जुनीता ये देख के एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं कि निंग और सुआ आपस में डेट कर रहे हैं। उन्हें तो ये बात अभी पता चली थी। खैर उन्हें उनके लिए बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट टीचर इन्हें अपने फिर ड्रीम टूर की प्रेजेंटेशन देने को ही बोल रहे होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बारी जुनीता की आती है। वो तो अपने घर के अलावा और तो कहीं गई ही नहीं थी, सो इसलिए सबको एक शॉपिंग मॉल का टूर करने का बताती है। ये सुन के टीचर तो उसे डांट के बिठा देते हैं और फिर वो दोबारा से प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करने को ही बोलने लगे थे। इसे उदास बैठे देख के सुआ के पूछने पे ये उसे बता देती है कि मुझे आज टीचर से बहुत सारी डांट पड़ी है। अब चौंके वो इसका सीनियर मेंटर बन चुका था, सो नेक्स्ट इसके काम में हेल्प करवाने के लिए मान जाता है। जैसे इसे निंग की कॉल आती है ना, तो ये फिर फ़ौरन से उसे एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से चला गया था। अब फिर जुनीता डॉक्टर को अपना चेकअप कराने के लिए पहुंच आई थी। वो तो फिर इसके फेस के ट्रीटमेंट को लेके कुछ टिप्स वगैरह देते हैं कि इस तरह बहुत जल्दी तुम्हारा फेस ठीक हो जाएगा। आज लाइट नहीं थी, तो यहाँ पे इसकी फ्रेंड्स जैसे इसका फेस देखती है ना, तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। और यहाँ पे आज काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से ना खूब अंधेरा ही हो गया था। खुद को रिलैक्स करने के लिए ये एक दूसरे को हॉरर कहानियाँ ही सुनाने लग जाती हैं कि इस तरह हो सकता है कि हमारा दिल बहल जाएगा। बट तभी रूफ टॉप से बारिश का पानी टपकने की वजह से ये तो डर के मारे ना अब अपने रूम से भाग के बाहर ही आ जाती हैं। और साथ ही साथ फिर अपनी टीचर से कहने लगी थी कि अगर कोई रूम खाली है तो हमें
हमें दे दे, बट वो कहती हैं कि इस वक्त तो कोई भी रूम खाली नहीं है। तो नुई और जॉय ने तो अब अपनी एक ओल्ड फ्रेंड के यहाँ ही जाने का सोच लिया था। पीछे से जुनीता ही रह जाती है। इसने भी निंग को कॉल करके बुला लिया था। अब ये फिर जब तक अपना रूम ठीक ना हो जाता रहने के लिए उनकी प्लेस पे ही आ चुकी थी। इधर हमें ये भी दिखाया जाता है कि सोआ एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उसे फिर कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। अभी भी वो इन्हें बता के काम पे ही जाने लगा था। और इधर हमें ये भी पता चलता है कि निंग और वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। अगली सुबह जैसे ही जुनीता की नज़र फर्श पे सोए सोआ पे पड़ती है, ये फिर उस पर ना ब्लैंकेट ही डालने लगी थी क्योंकि इस वक्त उसे काफ़ी कोल्ड जो लग रहा था। वो भी फिर ऐसी नींद में ही ना पकड़ के इसे हक कर लेता है। अब तो बड़ी मुश्किल से ये उसे साइड पे करती वहाँ से जाने लगी थी। ये समझ रही थी कि शायद उसने मुझे निंग समझ लिया, बट उसके जाते ही सोआ के फेस पे शरारती सी स्माइली दिखाई जाती है। मीन के उसने ये सब जानबूझ के ही किया था। क्लास में आके अब की बार जुनीता ने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दी थी। सब लोग उसे खूब सारा अप्रिशिएट करते हैं, इवन के टीचर भी। ये अब खुश होकर इस बारे में सोआ को बताती है। उसने तो आज सभी को ही लंच अपनी तरफ से ही खिलाने का डिसाइड कर लिया था। ये चारों जैसे ही जा रहे होते हैं, रास्ते में ना सिर्फ सोआ की बाइक ख़राब होती है बल्कि उसके शूज़ की भी कंडीशन बहुत बुरी थी। अब जैसे ही निंग ये देखती है तो वो गुस्सा कि ये क्या बात हुई, कब से कहा हुआ है कि एक न्यू शूज़ ले लो और बाइक भी ठीक करवा लो, बट ना तुम पे तो मेरी बातों का कोई असर होता ही नहीं है। ये भी कहा है कि मैं लेके दे देती हूँ, बट नहीं, तुमने तो मेरी बात माननी ही नहीं है। गुस्से में तो उसने सुआ के स्लीपर्स लेके साइड पे ही फेंक दिए थे। ये देख के सुआ को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। दोनों में अच्छी खासी फाइट हो जाती है। सुआ पैसे सेव करना चाहता था और ये उसे कम से कम अपने ऊपर तो कुछ खर्च करने को बोलती है ना। इस झगड़े के बीच निंग उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली ही गई थी। बी और जुनीता समझ रहे होते हैं कि शायद अब तो हमारे खाने का प्लान भी कैंसिल हो गया, बट सुआ अपनी स्लीपर्स को ठीक करके उन्हें अपने साथ ही चलने को बोलता है कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वहाँ पे आके जुनीता उससे कोई बात नहीं कर रही होती तो सोआ पूछ लेता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि वो सब मेरी गलती थी। तो जुनीता कह देती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी निंग तुम्हारी केयर में ही तो वो सब कह रही थी कि तुम अपने लिए न्यू शूज़ बाय कर लो। अब बेहतर तो ये है कि तुम उससे अपोलोजाइज़ कर लो। अब ये भी फिर एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह ना निंग को कॉल करके उससे सॉरी बोल के फिर मना ही लेता है। जुनीता नैनी की हेल्प से अब जिस जगह शिफ्ट हुई थी वो रूम बिल्कुल सोआ के बगल वाले ही होता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो एक हैंडसम से लड़के को देखती है ना तो नैनी तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाती हैं। उन्हें सोआ अच्छा लड़का लगा था। उसके क्लोज भी जाने की ट्राई करने लगी थी। वो यहाँ पे सामान रखवाने में इनकी हेल्प कर देता है। खैर बाद में वो फिर जुनीता को सोआ को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाने को कहती हैं, बट वो उन्हें बता देती है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो नैनी भी कहाँ कम थी, कह देती हैं कि गर्लफ्रेंड ही है ना, वाइफ थोड़ी ना है। एक ना एक दिन हो सकता है कि उनका ब्रेकअप हो जाएगा, सो इस तुम्हारा चांस बन सकता है। दोनों शॉपिंग करने के लिए आ चुकी थी। उसके बाद महंगे वाले रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के लिए जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे इसकी नज़र निंग पे पड़ती है ना तो एकदम शॉक्ड, इवन कि उसे छुपने की कोशिश कर रही होती है कि इसने तो सबको बताया हुआ है कि मैं पुअर हूँ। अगर उसे मेरा पता चल गया कि मैं रिच हूँ तो फिर क्या बनेगा। वैसे भी ये अभी फ़िलहाल ना अपनी आइडेंटिटी किसी को भी रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर साथ में उसे एक लड़के के साथ देख के ना हैरान भी ज़रूर होती है कि क्या ये सुआ को चीट कर रही है। इनकी बातों से उसे पता चलता है कि निंग के पेरेंट्स ने उसकी शादी इस लड़के से फिक्स करवा दी है। मजबूरी में उसे भी इससे मिलना ही पड़ जाता है। उसने तो खैर जुनीता को देख ही लिया था, परेशान भी होती है कि कहीं ये इस बारे में सुआ को ना बता दे। घर पे जुनीता काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है कि क्या मुझे निंग वाली बात सुआ को बतानी चाहिए या नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद भी ना वो फिर उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन हमें फिर इन फ्रेंड्स के पास एक और लड़की टिक को भी दिखाया जाता है जो कि अब इनकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। जैसे ही बी और जुनीता कुछ खरीदने एक शॉप पे आते हैं तो वहाँ पे सुआ को काम करता देखते हैं। वो इन्हें देख के काफ़ी हैप्पी होता है एंड उसने रात को मिल के खाना खाने का ही प्लान बना लिया था। वहाँ आने के लिए निंग को कॉल करता है, बट उसने एक्सक्यूज़ कर लिया था। अब तो जुनीता को काफ़ी बुरा लगता है कि देखो ये निंग को लेके कितना सिंसियर है और इसे इतना काम भी करना पड़ जाता है। रात को इन्हें जब पता चलता है कि तुई और नुई दोनों डेट कर रहे हैं तो ये शॉक्ड
बातों ही बातों में सुनीता सुहा से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं फाइनेंशियली, जो इतनी पार्ट टाइम जॉब्स करते हो। तो वो बता देता है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं अनाथ हूँ, तो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ही ना मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। जुनीता का तो ये सब सुन के ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन फिर इससे मिलने के लिए निंगी पहुंची होती है कि देखो अभी टॉट और मेरे रिलेशनशिप के बारे में ना सुहा को ना बताना, वो मेरे मॉम डैड की पसंद है, वैसे रिच भी हैं, अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अब्रॉड से वापस आया है, सो मम्मी पापा की वजह से मुझे उसके साथ जाना पड़ता है। मैंने सुहा को एक दफ़ा उनसे मिलवाया भी था, बट उन्हें तो वो पसंद ही नहीं आया था कि वो पुअर है, सो उन्हें मेरा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए ही ना अपने करीबी फ्रेंड के यहाँ ही रिश्ता करवा दिया। एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस बारे में अभी सुहा को ना बताना, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि वो मेरी शादी सुहा से करवाने के लिए मान जाए। थोड़ी देर के बाद वो इसे कॉल करके एक फ़ेवर मांगती है कि अभी के अभी मेरे रूम में जाके सुहा की सारी बिलोंगिंग्स जो भी है ना अपने रूम में ही रख दो, मेरे पेरेंट्स और टॉट मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ ये कर दो ना मेरा मसला हल। तुम्हें ये नहीं पता है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं फ़िलहाल तो सुहा के साथ ही हैंग आउट कर रही हूँ, उन्होंने तो हमें शूट ही कर देना है। अब ये फिर यहाँ पे बी की हेल्प से ना फ़ौरन से उसके रूम में आ जाती है और उसका जो भी सामान पड़ा था वो सब कुछ उठा के ना इन्होंने अपने रूम में ही रख दिया था। सो इस तरह से जैसे उसके पेरेंट्स आते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया था। अब जब डॉट आके खुद को यहाँ पे निंग का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है ना, तो बी सरप्राइज, अब उसे निंग पे गुस्सा ही आई जा रहा था कि एक लड़की एक साथ में दो लड़कों को कैसे डेट कर सकती है, टू टाइमर है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे सीनियर ऐसे निकलेगी, ये तो सुहा के साथ बहुत ही बुरा कर रही है। सुहा जैसे ही निंग के पास जाने लगता है तो जुनीता उसे रोक के फ़ौरन से साइड पे ही लेके चली गई थी कि अभी तुम वहाँ पे ना जाओ, और फिर उसे सब कुछ बता देती है कि निंग के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आए हैं, सो उधर मत जाना, यही बेहतर होगा, वरना उसने तुम्हें शूट कर देना। ये भी बस जुनीता के कहने पे ही रुक गया था, वरना निंग के पेरेंट्स से ये तो बिल्कुल नहीं डरता। इवनिंग में जैसे इन्हें कन्फर्म होता है कि निंग के मम्मी पापा यहाँ से चले गए हैं, तो ये भी फिर उसके पास आ ही जाता है। अगले दिन सुहा के नंबर से किसी अननोन पर्सन की कॉल आ जाती है। ये देख के निंग तो समझ रही थी कि शायद किसी लड़की ही की कॉल होगी, बट वो कहता भी है कि मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी से बात की ही नहीं है, बट वो तो इस पे गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देख के भी आज जुनीता सोचते हैं कि खुद टू टाइमर होके सुहा को कैसे बातें सुना सकती है। जैसे ये खाना खाने के लिए एक जगह पे आते हैं तो अचानक टॉट को देख के जुनीता छुपने की कोशिश करने लगी थी कि फ़िलहाल तो ये हमें ना ही देखे तो बेहतर होगा, बट उसकी नज़र तो इन पे पड़ ही जाती है। जैसे ही सोया के सामने वो खुद को निंग का बॉयफ्रेंड कहता है ना, तो ये जेलिस कि उसका बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ, तुम कौन हो और ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। और बस इसी बात को लेके इनके बीच तो अच्छी खासी फाइट भी हो गई थी। ये अब इसे लेके निंग के पास पहुँच जाता है कि ये सब कुछ क्या है, कुछ एक्सप्लेन करोगी मुझे। इस मैडम ने तो अब फिर सुहा से ब्रेकअप करने का ही डिसाइड कर लिया था कि वैसे भी मैं चाहे जितना अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूँ, वो कभी भी मेरी शादी तुम जैसे पोर लड़के से नहीं करवाएंगे। सो उसने भी टॉट के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। मीन कि वो इसे ट्रू लव नहीं करती थी, वो तो यहाँ पे इसे काफ़ी सारी बातें भी सुनाने लग गई थी कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रुल के गुजारने से तो यही बेहतर है ना कि मैं यहाँ पे टॉट से शादी कर लूँ। ये सब सुन के ना फिर सुहा का बहुत दिल दुखता है कि वो निंग से कितना लव करता था और उसने मनी की खातिर उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद तो सुहा बिल्कुल ही डिसअपेयर होकर रह गया था। जुनीता उसे बहुत तलाश करती है, कॉल्स भी करती है, बट ना उसकी कॉल मिल ही नहीं रही होती और ना ही उसका कोई अता पता मिलता है। जुनीता को उसके लिए परेशान देख के अब सारे फ्रेंड्स उसे छेड़ने लगते हैं कि कहीं तुम्हें उससे लव तो नहीं हो गया। तो ये उन्हें अश्योर करवाती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा फ्रेंड था ना, तो इसलिए सोच रही हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें इतना तो फील होता है कि जैसे इसके दिल में उसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। अब थोड़ी देर के बाद जुनीता जैसे कि अपनी क्लास में जा रही होती है ना, तो पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। एक्चुअली में वो सोया ही था। ये भी चंद दिन खुद को काम करके या वापस आ गया था। अब जो होना था वो तो हो गया ना, सो उसने मूव ऑन करने का ही डिसाइड कर लिया था। इसने अब जुनीता को ही निंग के रूम से अपना सामान उठाने का कह दिया होता है कि मैं उसे फेस नहीं करना चाहता हूँ, वो अपनी लाइफ में खुश है तो खुश रहे, शायद मैं ही उसे कंफर्टेबल लाइफ नहीं दे पाया था, सो इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब इसे भी छेड़ने से बाज नहीं आता। इसने फिर से पार्ट टाइम जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। इसने तो आज जुनीता से पूछ लिया होता है कि क्या तुम सिंगल हो। पहले तो ये उसे बता देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो बिलीव नहीं करता, तो ये फिर उसे सच बता देती है कि पहले एक बॉयफ्रेंड था, बट अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये सुन के ना यहाँ पे वो तो खुश लग रहा होता है कि मीन के वो ज़रूर जुनीता को पसंद करने लगा।
अब जैसे ही वो इसके क्लोज आने की कोशिश करता है ना, तो तब जुनीता की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। ये फिर जैसे ही अपनी इस कंडीशन के बारे में अगली डकलिंग वाली फ्रेंड से पूछती है ना, तो वो उसे साफ जवाब देती है कि तुम्हें ज़रूर लव हो गया, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट डे इसे बी के थ्रू तो पता चलता है कि टिक उनकी पूरी क्लास की जर्सी कलेक्टर मनी लेके भाग गई है। अब चूंकि बी क्लास का प्रेसिडेंट था, तो सारा ब्लेम तो उसी पे ही जाना होता है ना। उस बेचारे ने टिक पे विश्वास कर लिया, बट देखो उसने इसके साथ क्या कर दिया। वो इतना पुअर होता है कि वो सारे पैसे कहाँ से प्रिंसिपल को पूरे करके देता। इसने तो आज खुद को ही ख़त्म करने का सोच लिया था कि मेरा तो अब ज़िंदा रहने का क्या मकसद हुआ। जैसे ही प्रिंसिपल को पता चलना है ना, तो उन्होंने तो मुझे सीधा जेल ही भेज देना है। अब यहाँ पे ऊपर से सुहाग की एंट्री होती है। वो उसे रोकता है कि पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूँगा, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। बट फिर भी वो जैसे ही इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगता है ना, तो वो तो नीचे ही गिर गया था। ये सब कुछ देख के जुनीता तो यहाँ पे बेहोश। अब जैसे उसे हॉस्पिटल में होश आता है ना, तो सबसे पहले बी को देखने के लिए जाती है। उसकी कंडीशन अब काफ़ी बेहतर तो थी, बट यहाँ पे उसे ऐसे देख के ना इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। सो इन लोगों ने टिक के घर जाके उससे मनी वसूल करने का भी प्लान बना लिया था, क्योंकि उन्हें घर के एड्रेस का पता जो होता है ना। अगले दिन सोहा एक गाड़ी बुक करवा के जुनीता को लेने के लिए पहुंच आया होता है। सो दोनों ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ मस्तियाँ वगैरह भी करने लगे थे। दिन ब दिन यूँ मानो कि इनके बीच बॉन्डिंग और ही गहरी होती जा रही थी। ये दोनों जीपीएस ट्रैकर का यूज़ करके फाइनली टिक के घर पहुंच आए होते हैं। अब यहाँ पे उसे तो पता चल गया था ना कि ये किस काम के सिलसिले में आए हैं। जुनीता ही बात की शुरुआत करती है। इससे पैसे मांगने लगी थी कि प्लीज़ हमें वो दे दो, हमने शॉप ऑनर को देना है। पहले तुम्हें पता है कि बी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ही थी ना, और तुम ऐसे ही पैसे लेके भाग आई। अब ये आगे से बहाने बनाना स्टार्ट कर देती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वो सब कुछ तो मैंने खर्च कर दिए थे, जैसे ही होंगे ना तो मैं दे दूंगी। अब ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे सोआ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई, हम इतनी दूर से तुमसे पैसे लेने के लिए आए और तुम आगे से ये एक्सक्यूज़ दे रही हो। मैं तो अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और वो तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी। ये सुन के ये इमोशनल हो जाती है, कहती है कि सच कह रही हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये सब कुछ देख के यहाँ पे जुनीता का तो दिल पिघल जाता है। काफ़ी काइंड हार्टेड होती है ना। अब उसने खुद ही कहीं से पैसों का अरेंज करने का डिसाइड कर लिया था कि कोई बात नहीं, हम शॉप ओनर को जाके दे देंगे। अब वो पैसे कहाँ से लेके आने थे, ये तो फिर पार्ट टाइम जॉब से स्टार्ट कर देती है। बट इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी ना इसके पास उतने सारे पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाते। इस बात से काफ़ी परेशान भी लग रही होती है कि ओह नो, अब क्या करेंगे, उस शॉप ओनर को कैसे पैसे इकट्ठे करके दे पाएंगे। सोहा को एक आइडिया आता है कि तुम जाके शॉप ओनर से बात करो और उससे कहो कि इंस्टॉलमेंट में ना हम तुम्हें पैसे लौटा देंगे। ये भी कह देती है कि हाँ, ये आइडिया ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें इसे शॉप ओनर के पास ही बैठे दिखाया जाता है। उसने तो इंस्टॉलमेंट के पैसे भी लेने से मना कर दिया था। यही कहता है कि मैं काइंड हार्टेड एंड ब्यूटीफुल हो ना, तुम लोग ना मुझे जर्सी के पैसे दो ही ना, वैसे भी उन सब पे मैंने तुम लोगों के नाम राइट्स कर ही दिए हैं। ये सब सुन के ना यहाँ पे जुनीता तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से बाहर आके इस बारे में सुहा को बताती है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को बी के पास बैठे दिखाया जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि अब वो शॉप ऑनर इनसे पैसे नहीं लेने वाला है, ये सुन के तो उसे बहुत ही खुशी होती है। अब वो रिलीफ फील करने लगा था। रात के वक्त ये साहब फिर से जुनीता के रूम के बाहर पहुंचे होती है। इवन के उससे ना वॉशरूम का भी पूछने लगा था कि देखो बाहर बारिश हो रही थी और मैं काफ़ी गीला हो चुका हूँ, मुझे अब अपने कपड़े चेंज करने हैं। और इसे ना यहाँ पे टीज़ करने से बिल्कुल भी बास नहीं आता। यही कह रहा था कि देखो मेरी बॉडी कितनी हॉट लग रही है ना। ये यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो। और ये सब देख के ना इसे तो काफ़ी बुरा लगता है कि सारी गर्ल्स मुझ पे मरती हैं और ये मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही उसके क्लोज आने की ट्राई करता है ना, तो वो फिर इसे यहाँ पे अपनी टांग मार के फ़ौरन से पीछे कर देती है कि ये क्या कर रही हो। अब जैसे ही वहाँ से भाग के बाहर जा रही होती है ना, तो तभी नींद की नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। ये देख के ना इसे बुरा लगता है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। इवन के इसे शेयर भी कर देती है। यहाँ पे सुहा को तो इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वैसे भी वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो क्यों अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगी। ये सब कह के ना इसे लेता हुआ वहाँ से जाने ही लगता है। फिर से ये लोग बी
बी को देखने के लिए आ जाते हैं। दिन ब दिन उसकी भी टांगें ना ठीक ही होती जा रही थी। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन फ्रेंड्स को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। ये इस वक्त तुई और नुई के पास ही बैठे थे। यहाँ पे तुई नोट करता है कि पहले तो सोआ बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाता था और अब खा रहा है, ऐसा क्यों? तो वो उसे कह देता है कि देखो मैं पहले भी खाता था, अब कोई इतनी नई बात तो नहीं है। लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन से तो साफ जाहिर लग रहा था कि उसे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, वो जस्ट जुनीता की खातिर ही खा रहा है। अब प्रोफेसर सबको यही बताते हैं कि अब से सीनियर्स और जूनियर्स ना एक ट्रिप पे जा रहे हैं, सो आप सब लोग रेडी हो गई कल आना। ये सब सुन के ये तो खुश हो जाते हैं। लाइब्रेरी में भी ना सोआ तो बस इसे देखता ही रह जाता है। इवन कि यहाँ पे उसे उठा के ना टीज करने की कोशिश कर रहा था। वो इस बात से काफ़ी चिढ़ती है। वो जैसे इसके क्लोज आता है फ़ौरन से वहाँ से भागने की करती है। रात के वक्त जैसे ये पैकिंग वगैरह कर रही होती है ना, तो तब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे सोआ ही आ चुका था। नैनी तो उसे देख के खुश होती हैं। अब जैसे उन्हें पता चलता है कि इसका अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो चुका है, अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि ज़रूर जुनीता के अब तो चांसेस बन सकते हैं ना। अगले दिन ये मैडम तो काफ़ी जेलस फील करती है कि इस वक्त सोआ अब आखिर जुनीता की हेल्प क्यों कर रहा है। बाद में साइड पे से यही कहने लगती है कि देखो तुम ना उससे दूर ही रहो तो यही बेहतर होगा। वैसे भी तुम्हें पता है सारे लोग बातें बना रहे हैं कि तुम्हारा और सोआ का ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है। अब बस में भी आके ना वो उसे अब यहाँ पे लुक डाउन ही करने लग जाती है। इवन के सबके सामने उस यहाँ पे आके ना इंग्लिश में कुछ बोलने को कह रही थी। सारे यही समझ रहे होते हैं कि शायद इसे इंग्लिश नहीं आती है, बट जुनीता को तो इंटरनेशनल लैंग्वेज आती थी। अब जैसे यहाँ पे आके इंग्लिश बोलती है ना, तो सभी उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। इस मैडम की शक्ल अब यहाँ पे देखने वाली कि देखो मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। बाद में एक प्रोफेसर जैसे ही जुनीता के क्लोज आने की कोशिश करने लगते हैं ना, तो तब ये बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है एंड देन इसे लेकर साइड पे ही जाने लगा था। अब बाद में प्रोफेसर जैसे इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं, तब भी सोआ की शक्ल देखने वाली वो तो बार बार उनके सामने ही आई जा रहा होता है। ये सब कुछ जैसे ही तुई ने नोट किया था ना, वो बाद में आके इससे पूछता है कि आखिर तुम जेलस फील क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हें सचमुच में जुनीता से लव तो नहीं हो गया? तो ये भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल हो गया है, मैं उसे फ्लर्ट करने की थोड़ी ना कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी कह देता है कि चलो सही है, फिर इस तरह अगर तुम्हें उसे लव हो भी गया तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, वैसे भी वो तुम्हारे बारे में फिर क्या सोचेगी कि तुम उससे क्यों फ्लर्ट कर रहे हो। इसने फिर उसकी बात मान ही ली थी। अब नेक्स्ट इनकी गेम एक स्टार्ट हो चुकी होती है जो कि स्टेयरिंग होती है। सब लोगों ने ना एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के ही देखना था। अब फर्स्ट बार यहाँ पे निंग और सोआ की आ चुकी थी। सोआ तो इसकी आंखों में देख के ना पास्ट की बातों को याद करने लगा था कि कैसे इसने उससे ब्रेकअप किया था। ये बातें उसके लिए काफ़ी हर्टफुल होती हैं। खैर यहाँ पे इन दी एंड ये गेम तो सोआ ही जीत गया होता है। इसके बाद बारी आती है प्रोफेसर की और जुनीता की। इन दोनों को साथ में देख के ना इसे तो बहुत ही जेलसी होती है। बाद में फिर वो जुनीता के पास आके यही कहने लगा था कि क्यों ना वही वाली गेम हम दोनों फिर से ट्राई करें। अगर तुम्हें डर है कि तुम्हें मुझसे लव हो जाएगा तो फिर भी मना कर सकती हो तुम। ये कहती है कि नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और ये तो उसके क्लोज आके इससे पहले कि उसे किस करता। ऊपर से इनके बीच कबाब में हड्डी बनने के लिए निंग मैडम आ जाती है। ये दोनों अब वहाँ से चले गए थे। रात को जैसे ही सब लोग मस्तियाँ करने में बिजी होते हैं, तो यहाँ पे सोआ इसका हाथ पकड़ के ना एक और प्लेस पे ही लेके आ चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। दोनों रात में ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी सब लोग पता नहीं कहाँ सोए थे, ये इन दोनों ने तो अपना ठिकाना यहीं पे ही बना लिया होता है। अगले दिन जैसे ही प्रोफेसर इसके साथ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है, पीछे से सोआ भी आ गया था। खैर तभी थोड़ी देर के बाद इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो जाती है। जुनीता तो वहाँ से चली गई थी। अब ये उससे पूछने लगती है कि मैं नोट कर रही हूँ कि क्या कहीं तुम्हें सच में उस डम लड़की से लव तो नहीं हो गया? तो ये कहता है कि वो बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वैसे भी तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना ही करो ना, तो यही बेहतर होगा। वो उसे बातें सुनाता हुआ वहाँ से चलता बनता है, पीछे से इस मैडम की शक्ल देखने वाली। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये जुनीता का पूछने के लिए बी को कॉल करता है, तो वो उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल गई है। ये परेशान कि वो उधर क्यों गई है। जुनीता तो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए ही डॉक्टर के पास आई थी। वो तो इसके चेहरे का ग्लो देख रहे होते हैं, इसलिए इससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें किसी से लव तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसा ग्लो तो तभी आता है ना जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पसंद करने लगता है। तो ये साफ मना कर देती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतने में ऊपर से ना फिर सोआ भी इसे देखने के लिए पहुँच आया था। अब तो फिर डॉक्टर इसे बताता है कि इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये तो बस अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए ही यहाँ पर आती है। अब
उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वो फाइनली इससे अपने लव की कन्फेशन कर ही लेता है। उसे आखिर को इसकी चिंता जो हो रही थी, ये भी यहाँ पे कह देती है कि देखो मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ, वैसे भी मैं अगली हूँ और तुम बहुत हैंडसम हो, हम दोनों का तो मैच बनता ही नहीं है। वो कह देता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे वाकई में लव करता हूँ। और ये भी कहने लगा था कि ठीक है, अगर तुम मुझसे लव नहीं करती हो तो एक ना एक दिन तो ज़रूर मैं तुम्हें मुझसे लव करने पे मजबूर कर ही दूँगा। ये सुन के वो भी कह देती है कि चलो सही है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसने जुनीता की खातिर ना एक टच मोबाइल भी बाई कर लिया था और उसे मैसेज करने से भी बाज नहीं आता। अगले दिन भी ऐसे ही स्कूल में इसे काफ़ी टीज करता रहता है। बाद में इसे सोते देख के ना इसने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी क्लिक कर ली थी और इसी फोटो का बहाना बना के ना इसे काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल भी करता है कि देखो तुम्हें मेरे काम करने पड़ेंगे जो भी मैं कहता हूँ, वरना ये पिक्चर मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देनी है और सारे लोग तुम्हारा काफ़ी मजाक उड़ाएंगे। ये सब कुछ देख के ना इसे तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। बाद में फिर से इसकी फ़ोटो दिखा के यही कहने लगता है कि अभी के अभी मेरे लिए जूस लेके आओ, जो कि ये फिर पहुंची ही होती है। अब की बार तो इसने उससे फ़ोन लेके ना अपनी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी थी। यही कहती है कि अब ज़रा मुझे तंग करके दिखाना। अब फिर इनके एग्ज़ाम्स फाइनली हो चुके होते हैं और सारे ही बहुत खुश लग रहे थे। आज की रात तो इन लोगों ने मिलकर मस्तियाँ करने का भी डिसाइड कर लिया था कि हम साथ में ही टाइम स्पेंड करेंगे। ये मना तो करना चाह रही थी बट उनके मजबूर करने पे फ़ौरन से फिर पहुंच आई होती है। सभी लोग यहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। सोआ तो बस इस पे ही नजरें जमाई बैठा होता है। नेक्स्ट डे इसे फिर अपनी मम्मी की कॉल आ जाती है, जो कि यही कह रही थी कि देखो बेटा, इतने दिन हो गए हैं तुम हमसे मिलने के लिए भी नहीं आ रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो ये भी अपनी मम्मी से एक्सक्यूज़ कर लेती है कि देखें अभी अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और वैसे भी मेरा ट्रीटमेंट जारी है, सो मैं नहीं आ सकती हूँ। जैसे फिर बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। ये कह के इसने तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और यहाँ पर बी से पूछती है तो तुम्हारी छुट्टियाँ कहाँ पर गुजारने के प्लान है। मैंने तो सोचा मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूंगी, बट वो एक्सक्यूज़ कर लेता है कि नहीं मैं तो अपने होम टाउन जा रहा हूँ, सो इसलिए अगर तुम फिर अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हो ना अच्छे से तो वो फिर सोआ के साथ मिलके गुजार लो, उसने यहीं पे होना है। वेल अब ये सुन के ना इसका फेस देखने वाला अगले दिन देखती है कि सोहा साहब तो इसके घर के बाहर ही पहुँचे होते हैं एंड देन इसे लेके ना अपनी फेवरेट प्लेस पे ही आ गया था, जो कि एक ब्रिज ही होता है। ये तो इधर आके ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो तो इसे यही कहने लगा था कि देखो सच में मैं तुमसे बहुत ही लव करता हूँ, क्या तुम एक दफ़ा भी मेरे बारे में सोच सकती हो। तो ये उससे कहती है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं अगली हूँ और तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, हम दोनों का कोई मैच बनता ही नहीं है। ये मैंने पहले भी बात की थी और अब भी कर रही हूँ। वो कहता है कि देखो मुझे ना तुम्हारी इनर ब्यूटी ही ज़्यादा पसंद आई है, मैं आउटर ब्यूटी पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें लेके वाकई में सिंसियर हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा तो मेरे बारे में सोचो ना। और ये सब कहते वो जैसे ही इसके क्लोज आके किस करने लगता है तभी अचानक ही ना इसे एक फ़ोन कॉल आ जाती है। अब इसे एक पार्ट टाइम जॉब के लिए ही जाना था, तो इसलिए दोनों ही फिर वहाँ से चलते बनते हैं। रात के वक्त तो हमें जुनीता को स्माइल करते ही दिखाया जाता है। ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो उसी के बारे में ही सोच रही होती है कि सोआ कितना अच्छा लड़का है ना, वो मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करता है और वैसे भी मैं उसके साथ जितना कंफर्टेबल होती हूँ ना इतना किसी और के साथ नहीं रह सकती हूँ। और ये सब याद करते करते ना वो तो एकदम सोआ की यादों में बिल्कुल ही खो चुकी थी। इसे भी उससे लव होता है बट अपने लव की कन्फेशन से थोड़ा सा घबरा रही होती है। अगले दिन जुनीता और सोआ दोनों को ही रेस्टोरेंट में बैठे दिखाया जाता है। ये अभी खाना एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक इसकी नज़र ना दो लड़कों पे पड़ती है, जो कि इसे काफ़ी घूर के देख रहे होते हैं। ये हैरान थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और फ़ौरन से सोआ से पूछती है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये फिर कहती है कि वो दोनों लड़के कब से मुझे देखी जा रहे हैं। वो फिर से जब इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं ना तो तब सोआ की भी नज़र उन पे पड़ गई थी। ये अब गुस्से में ना उन्हें घूरता हुआ इसे लेके वहाँ से चलता बनता है। रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी। यह फिर जुनीता से कहता है कि अगर मैं ऐसे जाऊँगा ना तो फिर मेरा एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। वो कह देती है कि ठीक है, जब तक बारिश रुक नहीं जाती है ना तो तुम मेरे यहाँ स्टे कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद जैसे ही शॉवर लेके आती है ना तो ये उसे कहता है कि वाह तुम में से कितनी प्यारी सी स्मेल आ रही है ना। तो फिर वो उससे इजाज़त मांगने लग जाता है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो क्या तुम मुझे अपने दे सकती हो, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी शॉवर लूँ। वो भी मान जाती है और फ़ौरन से अपनी अलमारी में से इसे अपने कपड़े निकाल के ही देने लगी थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो पहन के बाहर आता है ना तो काफ़ी फ़नी लग रहा था। ये उसे देख के हंसने लगती है। अब यहाँ पे वो तो बिल्कुल लड़कियों की तरह ही रिएक्ट कर रहा होता है और ये भी कहता है कि देखो अभी भी बारिश रुकी नहीं है, तो क्या आज की रात मैं तुम्हारे यहाँ ठहर जाऊँ। और साथ में से ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वो नहीं मान रही होती कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वैसे भी हम दोनों कपल थोड़ी ना है, तुम
तुम बॉय हो और मैं गर्ल हूँ, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। अब ये उससे प्रॉमिस करता है और अश्योर भी करवाने लगा ताकि सच्ची में मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, और इवन कि उसके बेड के ऊपर भी लेटने लग जाता है। ये भी फिर एक शर्त पे मानती है कि तुम ना ज़मीन पे सोओगे और मैं अपने बेड पे, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता कि नहीं मैंने तुम्हारे साथ ही सोना है। वो फिर बीच में एक पिलो रख देती है कि हमारे बीच ये लाइन ज़रूर रहेगी और तुमने इसे क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करनी है। थोड़ी देर के बाद ये उसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन उसे अपना पिलो ही बना के ना ये भी कहने लगा था कि वाओ तुम्हारे हैंड्स कितने सॉफ्ट है ना। अब जैसे ही वो सो जाता है ना तो ये यहाँ पे उसे स्माइल करके ही देखने लगी थी कि कितना हैंडसम है ना ये। अगले दिन जुनीता फिर से नोट करती है कि जैसे कुछ गर्ल्स उसे घूरी जा रही हैं। ये फिर अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, तो वो उसे बता देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि दिन ब दिन तुम तो बहुत ही प्रीटी होती रह रही हो। ये सुन के ये खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इसकी मुलाकात सुआ से हो जाती है। वो इसे अपने साथ कहीं लेके जाना चाहता था बट इसके डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी तो इसलिए मना कर देती है। वो कहता भी है कि तुम इतनी ज़्यादा परफेक्ट तो लग रही हो, अब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। ये कहती है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा ना, वैसे भी तुम्हारा फेस तो बिल्कुल क्लियर है, तुम तो ऐसा कह सकते हो। अब वो नहीं मान रहा होता तो ये उससे नाराज़ होकर ना फिर चली जाती है। अब जैसे ही यहाँ से जा रही होती है ना तो रास्ते में इसकी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है जिसका नाम ड्रू था। वो इसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये भी कहने लगा था कि मैं तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। खैर ये भी फिर उसे ना खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम जुनीता ही बताती है। वो भी फिर इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा था। खैर ये फिलहाल तो उसे कोई भाव नहीं देती। थोड़ी देर के बाद देखती है कि इसे ना फेसबुक पे ना उसी लड़के की ना फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है बट ये एक्सेप्ट ही नहीं करती। अगले दिन वो इसे कॉलेज में मिलने के लिए पहुंच आया था। इनके बीच कोई और बात होती, ऊपर से तभी सोआ भी आ जाता है। उसे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि ये किसी और लड़के से बात कर रही हो। जैसे इसे घूर के देखता है ना तो रियू तो वहाँ से चलता ही बनता है। बाद में इसे कहने लगा था कि ओह तो मुझे अब पता चला कि तुम ना डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए क्यों जाती हो, इसलिए कि तुम्हारा फेस बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाए और इसके बाद लड़के तुम्हारे तक अप्रोच हासिल कर सकें। ये सुन के इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता एंड देन उस पर गुस्सा करती हुई चली जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। थोड़ी देर के बाद ये फिर बी से मिलने के लिए पहुंचा होता है और उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि पता नहीं मैं जितना भी जुनीता के क्लोज जानने की कोशिश करता हूँ ना वो मुझसे दूर ही होती जा रही है। अब देखो ना कितने सारे लड़के उस तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें मुझे कोई आइडिया दो कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर वो इसके कान में कुछ बताता है, वो क्या है हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। या फिर जुनीता को लेके ना जूडो क्लासेस के बाहर ही पहुँचाया होता है और उसे कहता है कि देखो तुम इतनी प्रीटी हो सो तुम्हें ना ये क्लासेस अटेंड करनी चाहिए ताकि बाद में तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस करने में ना आसानी हो। आगे आके देखती है कि इसका टीचर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे सोआ ही होता है। ये उसे देख के एकदम शॉक्ड, अब इसे पता चल गया था कि ओह तो इसलिए ही ये मुझे यहाँ पे लेके आया। अब इसे तो ना यहाँ पे सोआ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इसे पकड़ के नीचे ही पटक देती है और उसे ये भी कहने लगी थी कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो वो फिर इसे कह देता है कि मुझे तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट है, बट जब भी कोई लड़का तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करता है ना तब मैं बहुत ही जेलस फील करता हूँ। और इसके क्लोज आने ही लगा था कि ये फ़ौरन से उसे पीछे कर देती है। बाद में बी ना इसे यहाँ पे जुनीता की फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड करता रहता है कि कैसे रियू इसे दिन ब दिन बस गिफ्ट से सेंड किया करता है और ये भी खुश हो जाती है। ये अब इस मैटर पे बात करने के लिए फ़ौरन से इसके पास ही पहुँच आया था। ये उसे कहती है कि अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वो यहाँ पर इसे रोक देता है कि देखो अब तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। अब मुझे पता चला कि तुम दिन ब दिन ना क्यों इतनी प्रीटी होती जा रही हो, इसलिए कि हर वक्त बस तुम्हारे पास ना लड़के ही घूमते रहें और तुम उनकी मनी को इंजॉय कर सको। मैंने तो समझा था कि तुम सारी गर्ल्स से डिफरेंट होगी, बट नहीं, तुम भी उन्हीं के जैसे ही निकली, तुम्हें भी मनी चाहिए। ये उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे काफ़ी हर्ट भी फील कर रही थी कि क्या ये मुझे ऐसे समझता है। उससे नाराज़ होकर चली जाती है। अब फिर डॉक्टर को चेकअप करवा के जैसे वापस आ रही होती है तो बहुत घुपन दे रहा था, इसे डर लग रहा होता है। रियो जैसे ही अब इसे लिफ्ट देने की बात करता है, ये फ़ौरन से उसके पास ही पहुँच जाती है। अब रास्ते में से कहती भी है कि देखो तुम ना मुझे गिफ्ट्स ना सेंड किया करो, इतने कॉस्टली होते हैं। बट ये मना कर देता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मुझे ना तुम्हें गिफ्ट से सेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। रात को देखती है कि इसे सोआ के बहुत सारे मैसेजेस आए पड़े हैं। इवन के थोड़ी देर के बाद वो इसे कॉल भी करता है। ये भी फिर यहाँ पे उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती है कि तुमने भी तो मुझे कहा था ना कि मैं तो एक गोल्ड डिगर हूँ, तो इसलिए अब मुझे दोबारा से फ़ोन क्यों कर रहे हो, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है, मुझसे और ज़्यादा लड़ाई करना चाहते हो। और ये भी कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे इतनी भी फिक्र है ना तो अभी जो दोपहर के वक्त तुमने मुझे बातें सुनाई थी ना तो उसके लिए मुझे से अपोलोजाइज ही करना पड़ेगा। वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। यही कहता है कि तुम जैसी हो मैंने तुम्हें
बिल्कुल वैसा ही कहा था। ये सुन के इसे गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन से उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद इसे ना फिर रियो का मैसेज आ जाता है, जो कि कल इसे अपने साथ ही लंच पे चलने को बोलने लगा था। ये पहले उसे मना तो करना चाहती थी, बट फिर पता नहीं क्या सोच के उसे हाँ कर देती है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन जुनीता रियो के साथ शॉपिंग करने के लिए पहुंच आई होती है। दोनों साथ में खाना भी खाते हैं। इवन कि वो यहाँ पे ना बस सुआ के बारे में ही सोची जा रही थी। इसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसके साथ होते हुए मैं उसके बारे में अपनी इमेजिनेशन में कैसे सोच सकती हूँ। ये उसे खोया खोया सा देख के पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। अब ये उसे क्या ही बताती, यही कह देती है कि कुछ भी नहीं। वापसी पे ये फिर उसे कह देती है कि देखो, आज तुमने जो भी मेरे ऊपर पैसे खर्च किए हैं ना, एक न एक दिन मैं वो तुम्हें रिटर्न ज़रूर करूँगी। ये उसे कहता है कि अरे पैसों की तो कोई बात ही नहीं है, वैसे भी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ, मुझे बस तुमसे ना एक और चीज़ चाहिए। अब इसके क्लोज आके यही कहने लगता है कि हमारे कॉलेज में बहुत जल्द पार्टी होने वाली है ना, तो क्या तुम मेरा पार्टनर बनना पसंद करोगी। अब इससे पहले कि ये कोई जवाब देती, ऊपर से ना सोआ की एंट्री हो जाती है। वो तो यहाँ पे इसे मार नहीं लगा था कि आखिर तुम जुनीता के साथ क्या कर सकते हो। ये फिर उससे कहता है कि देखो, जहाँ तक मुझे पता है ना कि जुनीता सिंगल ही है, उसने कभी भी मुझे आज तक बताया ही नहीं है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इवन कि ये फिर से उसे मारने की कोशिश करने लगता है। अब जुनीता बेचारी बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अलग करती है और इस पर गुस्सा करती हुई जाने ही लगी थी। ये फिर उसके पीछे आ जाता है। यही कहने लगा था कि तुम आखिर रियो के साथ हैंग आउट करने के लिए कैसे जा सकते हो। ये उससे पूछती है कि क्यों नहीं जा सकती हूँ, और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के उसे तो बहुत ही बुरा लगता है कि क्या सच में हमारे बीच कुछ नहीं है। तो ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, हमारे बीच कुछ है ही नहीं। अब फिर ये उससे यही कहने लगता है कि फ़र्ज़ करो अगर तुम्हें पता चले कि मैं किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम्हें भी बुरा लगेगा ना। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, वैसे भी मैं तुम्हें कौन सा पसंद करती हूँ। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज रह जाता है। अब फिर यही कहने लगा था कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं एक टाइम पर बस एक लड़की के साथ ही डेट करता हूँ। और ये भी पूछने लगता है कि आखिर मुझ में ऐसी खराबी भी क्या है कि जो तुम मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। ये यहाँ पे उसे बताती है कि हाँ ठीक है, जब तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे अपने लव की कन्फेशन की थी ना, तब मेरी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ ना बहुत ही डिफरेंट है। मुझे पता है कि हम साथ में रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी बातें जैसे ही वो यहाँ पे सौ से कर रही होती है ना, उस बेचारे का तो दिल ही टूट के रह जाता है। इवन कि वो इमोशनली हो गया था। इसने तो सौ से ये भी कह दिया था कि आइंदा के बाद हम ना ही मिले ना तो यही बेहतर होगा। वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। वो जैसे जा रही होती है ना, तो ये उसका हाथ पकड़ लेता है। यही कहने लगा था कि देखो, मुझे यूँ छोड़ के मत जाओ, हम अपने रिलेशनशिप की न्यू से स्टार्टिंग कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी बात मान लो। बट वो नहीं मानने वाली थी। तो ये भी फिर पीछे से एक ही एडवाइस करता है कि देखो, सारे बॉयज़ ना एक जैसे नहीं होते। मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि हर किसी पर ट्रस्ट मत कर लेना। ये तो अब जैसे वापस आती है ना, तो यहाँ पे नैनी को सारी बात का बता देती है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे एक लड़का पसंद आया था, जिसे कि मेरी मनी से भी कोई मतलब नहीं है, मेरी लुक्स भी उसके लिए मैटर नहीं करती हैं, लेकिन मैं उसे छोड़ के आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। नैनी फिर उसे गले लगा के यही कहती हैं कि डोंट वरी, बहुत जल्दी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो जो होना था वो तो हो गया। इधर नेक्स्ट डे हमें सुआ को दिखाया जाता है। बेचारे का बहुत ही मन कर रहा था कि वो जाके जुनीता से बात करे, बट नहीं कर पाता ना। इधर जुनीता की कंडीशन भी काफ़ी बुरी होती है। अब यहाँ से इन दोनों की कोइंसिडेंटली मुलाकात तो हो जाती है जाते हुए, बट ये उसे इग्नोर करके वहाँ से चलती बनती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनकी पार्टी का दिन आ ही चुका था और ये काफ़ी रेडी हो रही होती है। इवन कि इसके फेस पे जो भी पिंपल्स वगैरह थे सब कुछ ख़त्म होके रह जाते हैं। इस बात से बहुत खुश होती है। अभी तो इसके यहाँ पे तारीफ़ों के पुल ही बन रहा होता है कि वाओ, तुम तो बहुत प्रीटी थी, हमने तो कभी ऐसा फील ही नहीं किया। अब जैसे ये लोग पार्टी में आते हैं ना, तो यहाँ पे रियो साहब तो पहले ही पहुँच चुके होते हैं और वो भी इसकी तारीफ़ करता है कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इवन के इसे नज़रें हटा ही नहीं पाता। पार्टी में जो लोग भी थे ना, सबके सब जुनीता को ही देखते ही रह जाते हैं और ये तो उस पर कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट ही दिए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद एंट्री हो जाती है सोआ की। आज तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग एंड हैंडसम लग रहा होता है। इवन कि जुनीता तो उसे नज़रें हटा ही नहीं पाती। अब वो तो इसे इग्नोर करता हुआ ना तो फ़ौरन से साइड पे ही चला गया था।
आज की पार्टी को तो नुई और तुई दोनों ही होस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह खेलने के बाद ना वोटिंग वगैरह करवाते हैं। सबसे मोस्ट हैंडसम जो भी बॉय लग रहा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है। इसे स्टेज पे बुलाया जाता है और इसके साथ साथ ना यहाँ पे जुनीता को भी बुला लिया गया था, क्योंकि वही सबसे मोस्ट वांटेड गर्ल जो लग रही थी और काफ़ी प्रीटी भी तो होती है ना। अब फिर यहाँ पे फिर सोया से पूछा जाता है कि तुम्हारे इस बारे में क्या विचार हैं कि वो सबसे प्रीटी लग रही है कि नहीं। वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल लग रही है, उसने ड्रेसिंग जो ऐसी की हुई है तो हॉट तो उसने लगना ही था। ये बात इसे बुरी लग जाती है और फ़ौरन से फिर बी से पूछती है कि क्या सच में मेरा ड्रेस वाकई में इतना रिवीलिंग है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम तो बहुत कूल लग रही हो, उसकी बातों को ना दिल पे मत लेना। ये अब खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद कुछ बॉयज़ आके ना इसे छेड़ने लगते हैं। यहीं पे सोआ भी अपनी फैंस के साथ कुछ फ़ोटोज़ ही क्लिक करवा रहा था। उसकी नज़र जैसे ही अब जुनीता पे पड़ती है ना, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता था, बट उससे पहले ही रियू आ जाता है और वो उसे लेके बाहर ही आ गया था। अब उसे कहता है कि तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं ना ड्रिंक्स लेके आता हूँ। वो भी यहीं पे खड़ी हो गई थी। ऊपर से इतने में सोआ आ जाता है। वो फिर से इसे पॉइंट आउट करने लग गया था। इस बेचारी को इतनी सारी बातें सुना देता है कि यहाँ पे ये तो गुस्से के मारे उसे थप्पड़ ही मार देती है कि कुछ तो शर्म करो। और फिर वॉशरूम में आके ना रोने ही लग गई थी कि अब मैं क्या करूँ, आखिर सोआ मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। इधर ही बैठी रो रही होती है कि तभी अचानक ना दूसरे वॉशरूम से ये आवाज़ें सुनने लगती है, जो कि रियू की ही होती हैं और किसी की नहीं। वो तो अपने एक फ्रेंड से यही बात कर रहा था कि मुझे ना एक लड़की मिली है जिसका नाम कि जुनीता है और वो काफ़ी हॉट भी है और डम भी। मैंने तो सोचा है कि आज रात अगर मुझे चांस मिला ना तो मैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इवन कि मैं तुम्हें ना उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करके ज़रूर सेंड करूँगा। ये सारी बातें तो यहाँ पे जुनीता ने सुन ली होती हैं। वो बेचारी तो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि ये क्या बात हुई। और फिर यहाँ पे सोआ की बातें ही याद करने लगी थी कि वाकई उसने सच कहा था कि मेरे अलावा ना किसी और बॉय पे ट्रस्ट मत करना, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा सा हूँ और एक ही लड़की को डेट करता हूँ। बट यहाँ पे ना जो बॉयज़ हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेचारी का तो दिल ही टूट के रह जाता है। इसने नहीं सोचा था कि वो इतना मासूम सा लड़का मेरे बारे में ये सब कुछ सोच रहा होगा। इसे तो उस पर गुस्सा ही आई जा रहा था कि आखिर मैं उसके साथ क्या करूं। जुनीता की तो रोते रोते वॉशरूम में ही आंख लग जाती है। इधर सोआ को उसकी बहुत ही फिक्र होने लगी थी कि पता नहीं ये लड़की आखिर कहाँ चली गई है। उसे हर जगह तलाश करता है, फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछते हैं, बट वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो भी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आखिर जुनीता कहाँ चली गई है। इसे अब जाके रियलाइज़ हो चुका था कि मैंने ऐसे ही खामखा में बेचारी जुनीता का दिल दुखा दिया था। उससे सॉरी बोलना तो मेरा बनता है ना। अब जुनीता की फाइनली आंख खुली जाती है, इससे पहले कि वो इधर से बाहर निकलती। कुछ ड्रंक लड़के ना यहाँ पे एंटर होते हैं। पहले तो वो अंदर मौजूद पर्सन को बाहर आने को बोलने लगे थे। ये बेचारी चुप करके बैठी रहती है कि अगर इन्हें पता चला ना कि अंदर लड़की है, पता नहीं इन लोगों ने आखिर क्या कर देना है। जब वो अंदर झांक के देखती है ना, तो सामने ही लड़की को देख के बस फिर क्या था, अंदर घुसने की कोशिश करने लगे थे कि जैसे तैसे करके बस ये हमारे हाथ लग जाए। ये घबरा के चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, हेल्प के लिए लोगों को बुलाने लगी थी। फिर अचानक अंधेरा हो जाता है। किसी ने ना इन लोगों की बाहर से ही पिटाई लगा दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि सोआ ही होता है। उसकी आवाज़ से जुनीता ने उसे पहचान ही लिया था। पहले तो वो जुनीता को बुलाता रहता है कि अंदर कौन है, वो कुछ नहीं बोलती। जैसे ही यहाँ से जाने का नाम लेता है ना, तो अब जुनीता भी आवाज़ से निकाल देती है, जो कि सोआ ने उसे पहचान ही लिया था। ये तो फिर मौका का फ़ायदा उठा के ना जुनीता से अपोलोजाइज करने लगा था कि प्लीज़ मेरी पहले कही बातों का ना बुरा मत मानना। मेरी वजह से अगर तुम बहुत हर्ट हुई हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं बस गलती में ना वो सब कुछ कह गया था। मुझे तुमसे उस वक्त ही अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए था। मेरी गलती है ना, मैं तुमसे कुछ ना कर पाया। इसने जुनीता को बहुत बातें तो सुनाई थी ना, बल्कि जो कुछ भी मिस्टेक्स भी की थी ना, उस सब के लिए इससे माफ़ी मांगने लग जाता है। अंदर से जवाब ना पाके फिर वहाँ से चला ही गया था। जुनीता तो बाहर आके अब सोआ को ही ढूंढने लग जाती है, बट वो उसे कहीं नहीं मिलता। अचानक इसे रियू मिल जाता है, जो कि जुनीता को घर छोड़ने की बात करने लगा था। ये तो कभी भी ना मानती। वो जब इसे फोर्स करने लगता है ना, तो इसने उसे धक्का ही दे दिया था कि तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे कहने में आ जाऊँगी। आखिर खुद को समझते क्या हो तो। वो तो फिर जुनीता के इस कोल्ड बिहेवियर से ना एकदम शॉक्ड ही रह गया था कि ये इनोसेंट सी लड़की के भी अब पर निकल आया, वो कैसे। जुनीता ने फाइनली सोआ को ढूंढ ही लिया था। आते ही उसे हक कर लेती है। वो हैरान कि इसे अचानक क्या हो गया।
जुनीता को भी एहसास हो गया था कि सोआ जैसा भी है ना, लेकिन वो अच्छा लड़का है। वो दुनिया में चाहे जहाँ भी चली जाए उसे इस जैसा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। सो फ़ौरन से उसे अपने साथ डेट पे चलने को ही बोलने लगी थी। सोआ तो पहले काफ़ी भाव दिखाता है, इवन के जुनीता को ना टीज ही करने लगा था। अब तो जुनीता से पूछने पे उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी रेया की धुलाई लगा के आई है। वो तो इसे डिज़र्व ही नहीं करता था। ये सब सुन के यहाँ पे वो तो बहुत ही खुश होता है कि चलो, जुनीता को रियलाइज़ हो ही गया कि मैं ही इसके लिए परफेक्ट हूँ। वो तो अब इसके साथ डेट पे चलने के लिए भी मान ही गया था। सो फाइनली दोनों रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। यहाँ पे सोआ इसे खुद को किस करने को भी बोलता है कि हम चूँकि अब कपल बन चुके हैं तो तुम पीछे नहीं हट सकती हो। वो भी शर्माते हुए इसे किस कर लेती है। चलो, इनके बीच जो भी नाराज़गी थी ना वो तो ख़त्म हुई। जुनीता को तो अब ये भी प्रॉब्लम नहीं थी कि ये पुआर है या नहीं, बस अच्छा इंसान है, मेरे लिए यही काफ़ी है। सोआ तो अब कभी भी इसकी आंखों में आंसू ही नहीं देखना चाहता था। वो वाकई में जुनीता से बहुत लव करता है। और ये भी नेक्स्ट हमें जुनीता की मॉम की बर्थडे का ही सीन दिखाया जाता है। आज तो काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह भी आए होते हैं। जुनीता तो सोआ से फ़ोन पे बात करने में बिजी। नैनी तो बहुत हैप्पी थी कि जुनीता को उसका प्यार मिल ही गया। इससे बढ़कर उनके लिए और क्या खुशी की बात हो सकती थी। आज तो हमें जुनीता की अगली डकलिंग क्लब वाली फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। वो इससे मिलकर बहुत ही खुश होती है। दोनों ही तकरीबन बेस्ट फ्रेंड्स ही बन चुकी थी। ये तो साथ में बहुत सारी सेल्फीज़ भी बनाती हैं। वो तो जुनीता की तारीफ़ भी करती है कि तुम तो पहले से बहुत ही सुंदर लग रही हो और तुम्हारी स्किन भी कितनी फ्लॉलेस है ना। मैक्स ने भी 1 साल के बाद इसे कॉल कर ही ली थी और खुद के साथ डिनर करने चलने को ही बोलने लगता है, बट ये तो साफ मना कर देती है। और थैंक यू भी बोलने लगी थी कि अगर 1 साल पहले तुम मुझे छोड़ के ना जाते ना तो फिर मैं अपने ट्रू लव को कभी ढूंढ ही ना पाती। अब उसे अपनी लाइफ में किसी भी मतलबी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं थी। मम्मी बाद में जुनीता को अपनी एक बहुत ही रिच फ्रेंड से मिलवाती हैं। वो जुनीता को देख के बहुत ही हैप्पी थी एंड अपने बेटे लियू के लिए तो उन्हें ये लड़की एकदम परफेक्ट लगती है। मम्मी की भी यही ख्वाहिश थी कि जुनीता इनकी फैमिली में शादी करके ही जाए। और यहाँ पे वो तो ये भी बता रही होती हैं कि मेरा बेटा ना बहुत साल पहले ही थाईलैंड वापस आ चुका था। ये लोग एक्चुअली में स्विट्ज़रलैंड रहते हैं और उसने खुद यहाँ पे आने का फैसला किया था। सो मैंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दी। अब ये सुन के वो भी सरप्राइज होती है। खैर, अब ल्यू कौन है वो तो अभी हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाना है ना। ये तो यहाँ पे उनकी सारी बातें सुन के ना यहाँ पे मम्मी को मना ही कर देती है कि मेरा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, सो उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मम्मी तो ये सुन के सरप्राइज रह जाती हैं कि क्या सच में तुमने कभी बताया नहीं। तभी ऊपर से सोआ की एंट्री होती है। उसे यूं वेल ड्रेस्ड देख के ये तो एकदम शॉक नहीं रह जाती है। अब इसे पता चलता है कि यही तो लियू है और कोई नहीं। और यही वो लड़का था जिसकी के पहले मम्मी बात कर रही थी। मेन के इसका नाम सोआ नहीं बल्कि लियू है। अब ये पुअर भी नहीं बल्कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब तो फिर मम्मीज इन्हें साथ में बात करने के लिए अकेले ही साइड पे कर देती हैं कि इनकी बात बन जाए, बाकी खैर है। जुनीता बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है कि क्या ये सोआ ही है या कोई और। तो वो बताता है कि हाँ, मैं सोआ नहीं बल्कि लियू हूँ। खैर, फिर उसे ना टीज करते हुए बता ही देता है कि हाँ यार, मैं सोआ ही हूँ। जैसी वो हरकतें कर रहा था ना तो उसे तो साफ ही पता चल रहा होता है कि ये सोआ ही है। अब तो ये दोनों खैर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर ही नहीं सकते थे क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे से छुपा के जो रखी थी। अब भी खुद को ना कन्वेंस करने में ना बिजी कि क्या ये सच में सोआ है। वो तो हर वक्त पैसे कमाने के लिए इतनी स्ट्रगल किया करता था, पार्ट टाइम जॉब्स किया करता था। उसका जूता टूट जाता तो वो परेशान ना होता, उसने कभी न्यू लिया ही नहीं था। और एक फटी पुरानी सी बाइक, फिर इतना रिच वो कैसे निकल सकता है। वो उसे अश्योर करवाने लगता है कि मैं रियल में सोआ ही हूँ। और फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के पीछे का उसे कारण ही बताने लगा था कि मैंने वो सब इसलिए किया था, मुझे एक जेन्युइन पर्सन की तलाश थी जो कि मेरी मनी से नहीं बल्कि मुझसे लव करती हो। मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी मुझसे जस्ट पैसों की खातिर ही शादी करना चाहती थी। एक दफ़ा मेरी मम्मी ने ही मुझे आइडिया दिया था कि उसे बता दूँ कि हमारी कंपनी ना बैंकक्रप्ट हो चुकी है, और मैंने ऐसा ही किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। ये क्या बात। उसके बाद ही मैं अपने ट्रू लव की तलाश में ना अब वापस थाईलैंड ही पहुंच आया और फिर मुझे तुम्हारे सामने ही निंग मिली। बट देखो ना, उसने भी पैसे की खातिर मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद ही ना मेरा तुम में इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में तुम मुझे काफ़ी वियर्ड लगी थी, बट फिर अपनी काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी से ना तुमने मेरा दिल जीत ही लिया। मुझे एहसास हो गया था कि तुम शक्ल से जितनी अगली लगती हो ना, तुम्हारा हार्ट बहुत ही प्योर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे इसे ये भी बताता है कि
कि उस शॉप ऑनर को पहले ही इसने पैसे दे दिए थे, तभी तो वो इन्हें फ्री में वो सारी जर्सीज देने को माना था। और उसे तब इसने मना ही कर दिया था कि ये बात ना जुनीता को मत बताना, तो उसने बताई ही नहीं। जुनीता तो अब बहुत ही खुश लग रही होती है कि एक पुअर बॉय रिच निकला और मैं जो कि अगली थी अब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी हूँ। सो इसलिए हमारा मैच तो एकदम परफेक्ट ही बन चुका है ना। वो तो इधर इसे किस करने की कोशिश करने लगा था, बट ये उसे मना कर देती है कि वो देखो हमारी मम्मीज़ हमें ही देख रही हैं। और वो वाकई में इन्हें देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जैसे कि उन्हें ना इनके रिश्ते से कोई एतराज़ ही ना हो। अब भला ये भी कहाँ उसे मना कर सकती थी, वो भी फाइनली से किस कर ही लेता है। एंड देन इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।